में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो सेकंड हाफ के लिए। एक्सपायरी वेडनेसडे यानी वेडनेसडे को सब पे करेंगे बातचीत। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे और ऑप्शंस पे बातचीत करने के लिए होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश बलुआ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपसे बात मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको। कुछ महत्वपूर्ण खबरें स्टॉक स्पेसिफिक में और लेके आए हूँ इस कार्यक्रम में। नेटको फार्मा के संदर्भ में यतिन से करेंगे बातचीत, कुछ डेवलपमेंट्स हैं और एक मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे हम आज। मिड कैप आईटी में जिनसा टेक्नोलॉजीज, इस सब पे आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। लेकिन पहले इंडेक्स दिख आइए आपकी स्क्रीन पे। इंडेक्स स्टिल बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ और इट्स 25132 और निफ्टी बैंक 56,888। हालांकि अगर आप निफ्टी बैंक को डे लो से कंपेयर करें तो फिर भी एक अच्छी स्थिति में ट्रेड करता हुआ। आज सुबह क्या बात हुई थी, हमारे पास कल का एक स्लिप फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल के हमारे स्टैट्स में एफआईएस की शॉर्टिंग थी इंडेक्स में, कल के हमारे स्टैट्स में कॉल शॉर्ट थी। लेकिन कल के स्टैट्स में एक चीज़ और विजिबल थी कि दो एवरेजेस वीकली पर और डेली पर 10 वेमा और 50 डेमा निफ्टी होल्ड कर रहा था। 25-25-600 पे पुट राइटर्स थे और कॉल राइटर्स थे 25-200 पे। एक बात बिल्कुल तय थी कि हम यूज करेंगे एनी पुल बैक टूवर्ड्स RS1। क्या था वो RS1, लेके आइए। RS1 था 20 और 10 डेमा का क्लस्टर। उसके आसपास जो भी पुल बैक आएगा उसको हम शॉर्ट करेंगे। 25158 और 183 स्पेशली द 10 और 20, इस पे हम शॉर्ट करेंगे। इंट्राडे हाई निफ्टी का आज सुबह सुबह जो खुलते ही लगा, जब गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक 60 अंक ऊपर था, 25,150 डॉट गया, वहां से कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होके कहां तक गया, जरा इंट्राडे चार्ट रखिएगा निफ्टी का। गया और अप्रोक्सीमेटली 9:50 पे करीब 25,087 का एक लो लगा के आया। वहां से अगर आप देखें तो लगभग 50 अंकों की रिकवरी हो चुकी है। रिकवरी हुई, बट क्या हमने बेस 1 को टच किया? नो, नॉट एग्जैक्टली, बट रिकवरी आ गई करीब 25,084 के आसपास से। अब आप ऑलमोस्ट फिर उसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं जो कि सुबह का स्विंग हाई है, बट अगेन आप 10 और 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री में हैं। मोटे तौर पे दो चीज़ें हैं इस प्राइस का आउटकम। अ कोलैप्स फ्रॉम 20, बेस 1 काम कर रहा है, पुट राइटर्स के जोन काम कर रहे हैं 25-25-100, बट स्टिल यू आर स्टिल ट्रेडिंग विद इन दैट रेंज। ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर में 25,200 के नीचे, 25,000 के 25,100 के ऊपर जकड़ के रखा हुआ है इस ऑप्शन राइटर्स ने। स्टैट्स लिखा, ये क्या है, कुछ परिवर्तन है क्या? आपकी स्क्रीन पे 25,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग आएगा, जहां पे कॉल राइटर्स ने आज भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है और वो है करीब 2 करोड़ का। 62 लाख कॉल बिकी यहां पर। और आपने एक चीज और देखी होगी, लुक एट 25,100, यहां पे 1.25 करोड़ कॉल बिकी, पुट बिकी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रेड चैनल और स्क्यूज और छोटी, और इसका अगर आप देखें जो डिफरेंशियल है वो खत्म होता जा रहा है। इसको ही ट्रेड कीजिए। और एक और चीज, अब ब्रेकआउट और ए ब्रेकडाउन, इसकी अब पॉसिबिलिटी बहुत जल्द है, याद रखिएगा। कल के बाद हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट के बाद मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। वो सुबह चर्चा हो चुकी है कि किसके बाद ये रेंज ब्लास्ट होगी। निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक इट्स 56,897 और मैंने एक बात क्लियर कही थी, ठीक है हम कल कोलैप्स हुए, ठीक है हमने कल 10 डेमा तोड़ा, ठीक है हमने कल 20 डेमा तोड़ा, ठीक है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 20 डेमा तोड़ा, बट अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे इस रेंज में, हम शॉर्ट करेंगे हायर रेंजेस में। लेके आइए RS1 क्या था। अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू RS1, उसको यूज कीजिए टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। 56,975 गया, वहीं से कोलैप्स हुआ, फिर आया, बेस 1 को टेस्ट किया और अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारे पास 57,000 के कॉल राइटर्स और 56,500 के पुट राइटर्स हैं, उसी के रेंज में हमें ट्रेड करना है। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले एक इंडेक्स पे आउटलुक लेते हैं। नहीं, लेकिन ये नेटको फार्मा के संदर्भ में एक खबर आ रही है, पहले मैं उसको बताता हूँ आपको। यहाँ पे एडकॉक फार्मा ये होल्डिंग्स में हिस्सा खरीद सकती है नेटको फार्मा।
ये महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, और इस पर बातचीत करने के लिए यतिन मेरे साथ मौजूद भी हैं। यतिन से पूरा मामला समझते हैं एग्जैक्टली इस डील की, मतलब जो पॉसिबली जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। यतिन, समझाइए जरा इसको। तो देखिए, नैटको फार्मा अब एमएनए मोड पे आ गया है और सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बेस्ड एडकॉक होल्डिंग्स में एक मेजॉरिटी हिस्सा खरीद सकता है नैटको फार्मा। ऑब्वियसली दोनों कंपनियों के बोर्ड के बीच में जो डिसीजन होगा उसके बाद आउटकम आता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से एडकॉक होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया है नैटको के मैनेजमेंट ने, और एडकॉक के शेयर्स में आज आपने 10% का मूव देखा है साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को एडकॉक ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, और एडकॉक ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि वो एक पोटेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके कारण शेयर्स में वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो एक कॉशनरी स्टेटमेंट इन्होंने जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर दिया है, और हमारी जानकारी के हिसाब से एक पोटेंशियल डील नैटको फार्मा और एडकॉक के बीच में चल रही है। अगर हम बात करें तो नैटको फार्मा जो है करंटली ग्लोबली बहुत सारे ड्रग्स सेल करती है, अफ्रीका के अंदर भी इनका एक एक्सपेंशन है। और एडकॉक की पर्टिकुलरली बात करें तो एडकॉक जो है 3 प्लांट चलाता है साउथ अफ्रीका में, 2 प्लांट इंडिया में चलाता है जॉइंट वेंचर के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन है कंपनी का और जो कैश पड़ी हुई है नैटको का, ये एक्विजिशन में हो सकती है डिप्लॉय। करंटली अगर हम एडकॉक की बात करें तो जोहान्सबर्ग एक्सचेंज पे लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जो अर्निंग्स का पीई है वो लगभग 10 के आसपास है। तो बहुत महंगा नहीं है ये एक्विजिशन, और ये देखा जाएगा नैटको किस हिसाब से ये ट्रांजैक्शन कंक्लूड करता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को एक पोटेंशियल ट्रांजैक्शन जो चल रहा है, एडकॉक ने इसकी जानकारी दी है। नैटको हालांकि सीएनबीसी आवास की क्वेरीज पे अभी जो हमने भेजा है, अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन हाँ, नैटको और एडकॉक ये दोनों ही लिस्टेड एंटिटीज आज फोकस में रहेंगी एमएनए एक्टिविटी के चलते। ओके यतिन, मेरे को दो चीज़ बताइएगा कि अभी आपने जो एडकॉक की बताई पी एग्जैक्टली वो क्या है, और क्योंकि आपका नेटको का भी अफ्रीकन ऑपरेशंस हैं, तो क्या अच्छी सिनर्जीज डेवलप होंगी? ये एक्विजिशन पॉसिबली एक अच्छा सिनर्जीज टारगेट करेगा? जी देखिए, अफ्रीका एक ऐसा मार्केट है जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जेनेरिक्स में भारत जैसा ही उनका ओवरऑल कंप्लायंस लेवल है, ओवरऑल ग्रोथ लेवल है। तो हाँ, नैटको को ज़रूर एक नए मार्केट का एक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा, 3 प्लांट अफ्रीका में है, 2 प्लांट इंडिया में है, तो उसके तर्ज पे भी नैटको को ये शायद पसंद आ रहा होगा। और एडकॉक की पर्टिकुलरली बात करें तो ओटीसी ड्रग जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ मिलती हैं मेडिकल स्टोर में, और जो जेनेरिक्स दवाएं, इसमें इनकी महारत है। ऑब्वियसली नैटको की भी बात करें तो ये भी एकदम लो पी स्टॉक है क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है। एडको का भी सिमिलर पैटर्न आप देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक्विजिशन के लिहाज से एडको की अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो 10 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, जो ब्लूमबर्ग से हमको जानकारी मिली है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो एक्विजिशन वैल्यूएशन वाइज डिसेंट हो सकता है, लेकिन हमको प्राइस पॉइंट नहीं पता कैसे ये एक्विजिशन कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ, जो नैटको है अपनी बैलेंस शीट पे जो कैश है वो अब डिप्लॉय करने के लिए रेडी है, और शायद ये एडकॉक का एक्विजिशन बहुत जल्द वो कंक्लूड कर सकते हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो नेटको के लिए अगर आप देखें क्या सिनर्जीज हैं, किस वैल्यूएशंस पर अगर आप देखें तो एडकॉक ट्रेड कर रहा है, उस पर सब पे बातचीत करी। और अभी तक याद रखिएगा, सीएनबीसी आवाज़ के किसी भी प्रकार के प्रश्न का नेटको की मैनेजमेंट ने जवाब नहीं दिया है। अगर क्लेरिफिकेशन आता है किसी भी थ्रू के तो हम उसको ज़रूर उसकी स्क्रीन पर उस खबर को रखेंगे। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निफ्टी करीब 25,153 पे हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी को हिट कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो स्टॉक बीते 3 दिन से अपने अर्निंग्स के बाद इंडेक्स के लिए एक बड़ा जंजाल बना हुआ था, इज एट डे हाई। बहुत सब्सटेंशियल नहीं, बट इसका 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 कोलैप्स रुकना वो इटसेल्फ अगर आप देखें निफ्टी के लिए काफ़ी मीनिंगफुल है। राजेश जी नमस्कार, क्षमा चाहूँगा आपको, काफ़ी देर से आप मतलब रुके हुए हैं इस कार्यक्रम में। बताइए इंडेक्स पे आपका व्यू और आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून। सो देखिए, इंडेक्स पे व्यू ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बुलिश ही है यहाँ पे, और हमें लगता है कि जिस तरीके से 25,000 के लेवल पे पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर हम ये वीकली एक्सपायरी को देखें तो 25,000 से 25,100 ये रेंज में ही मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन ऐड होते हुए दिखा है पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, और आज की एक्टिविटी भी वही दिखाती है। वहीं अगर हम कॉल कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 25,100 से 25,200 ये रेंज में ही मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन ऐड होते हुए दिख रहा है।
तो हमें लगता है कि काफी टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा निफ्टी में। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टुवर्ड्स 25,100 के पास स्पॉट पे, तो वो एक बाइंग जोन होगा। स्टॉप लॉस आपके डिफाइंड है 25,050 के। जब तक 25,050 के लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जितना नजदीक मिलता है निफ्टी वहां बाय करें, और ऊपर में 25,200 के आसपास और 25,225 के आसपास जाके अपना पोजीशन स्क्वायर अप भी करें, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट जो बनेगा वो 25,250 की रेंज को क्रॉस करने के बाद ही बनेगा, और वहीं से बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी प्ले आउट होते हुए दिखेगी। और हमें लगता है ये ब्रेकआउट जब तक कोई पॉजिटिव बड़ा न्यूज़ फ्लो नहीं आता, जब तक ये ब्रेकआउट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हमें लगता है जिस तरीके के ऑप्शंस डेटा पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते में देखने को मिले हैं, वो क्लियरली दिखाते हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलेंगे मार्केट में। और मार्केट वेट कर रहा है किसी बड़ी न्यूज़ फ्लो का, ट्रिगर का, जिसके चलते ये रेंज का ब्रेकआउट होगा। तो 25,250 के बाद बड़ा मूव आएगा, और हमें लगता है वो मूव के लिए न्यूज़ का इंतजार करना चाहिए। बैंक निफ्टी में हमें लगता है 57,200, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो क्रॉस करने में अभी भी यहाँ पे लगता है कि एक प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक की एक लीडरशिप की जरूरत है। तो हमें लगता है कि वो जब तक नहीं होगा, 57,200 पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, डाउन साइड में 56,800 से 56,700 की रेंज में एक सपोर्ट बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश है। डिप मिलती है टुवर्ड्स 56,800 700 के पास, तो वहां बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारे प्लेस्ड है 56,600 पे। जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते, छोटी मोटी डिप में ऐड करेंगे, और टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 57,200 के, वहां हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है फार्मा एज ए स्पेस यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। फार्मा में टोरेंट फार्मा हमें पसंद आ रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है टोरेंट फार्मा को बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 3,640 3,660 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा 3,505 का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें लगता है बजाज फिनसर्व को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है ये एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी बजाज फिनसर्व में होते हुए दिख रही है। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 2100 2120। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2030 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है ऑयल इंडिया का। यहाँ पे देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले 3 वीक से देखने को मिला है, और हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बन रहे हैं, ये स्टॉक भी एक अच्छे मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 475 480 के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 447 के आसपास। ओके, तो 3 ट्रेड्स पूरे, इंडेक्स पूरा। मैं एक चीज़ आपके जहन में डाल देता हूँ। रिलायंस और निफ्टी आईटी अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक निफ्टी आईटी की रिकवरी और इन्फोसिस के नंबर्स शायद पॉसिबली आपकी डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट करें अगर नंबर अच्छे हुए। निफ्टी आईटी इट्स अ थर्ड अटेम्प्ट ड्यूरिंग द डे। आज सुबह से लेकर अब तक का तीसरा अटेम्प्ट है अपने हाइस को क्रॉस करने का। थोड़ा निफ्टी आईटी ओवरसोल्ड भी है, तो लेट्स सी ये किसी प्रकार का पुल बैक दे तो शायद वो निफ्टी के लिए सहायक हो। इस प्राइस से लेकर अगले 50 पॉइंट बड़े क्रिटिकल है निफ्टी के लिए। यहीं पे 10, यहीं पे 20, यहीं पे सबसे बड़े 2 करोड़ कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो ये 50 पॉइंट मेक और ब्रेक, और उसमें रिलायंस और निफ्टी आईटी ओवरसोल्ड स्टॉक्स और इंडेक्स एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। नजर रखिएगा इस क्रॉस कॉम्बिनेशन पे। एक ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं ब्रेक से पहले निफ्टी आईटी की बात कर रहा था। जरा जेंसा टेक्नोलॉजीज लेके आइए एक बार प्लीज़ आपकी स्क्रीन पे, और थोड़ा नंबर्स पे बातचीत करते हैं। और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, क्वार्टरली नंबर्स, और उसके बाद जरा स्टॉक को देखिए, उसकी प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए। और हमारे साथ मनीष टंडन माफ़ कीजिएगा मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, CEO एंड MD जेंसा टेक्नोलॉजीज़ के। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं आपके नंबर्स जब पढ़े ऊपर से नीचे तक सेगमेंटल रेवेन्यूज़ को भी देखा यहाँ पर, मतलब इस बार आपकी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है। एग्जैक्टली बताएंगे कि ये ग्रोथ आई कहाँ से, वर्टिकल्स जिन्होंने डिलीवर किया, और जो
ज्योग्राफिकल लोकेशंस जिन्होंने एग्जैक्टली इस ग्रोथ को स्पॉन्सर किया, इस पर थोड़ी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। नहीं, ये देखिए, और काफी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस, चौतरफा अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हमने टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम में अच्छा किया है, बीएफएसआई में अच्छा किया है, हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज में अच्छा किया है, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में थोड़ा सा म्यूटेड था, लेकिन वो 2 क्वार्टर पहले उन्होंने बहुत अच्छा किया था, 10% किया था, तो उसकी वजह से है, और थोड़ा टैरिफ्स की वजह से है। अमेरिका में भी ग्रोथ है। यूरोप ने थोड़ा कम अच्छा किया है, लेकिन उनकी पाइपलाइन बहुत अच्छी है, तो हम काफी पॉजिटिव हैं कि आगे भी वहां पे ग्रोथ रहेगी। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो वेज हाइक जो आपने दी है इस बार, अगर मैं आपकी इसी सेक्टर की पीयर्स से कंपेयर करूँ तो आपका वेज हाइक सब्सटेंशियल है, उनसे काफ़ी बड़ा भी है। तो एग्जैक्टली आपके जो मार्जिन्स ने हिट लिया वो यही एक कारण है या फिर कोई और कॉस्ट एस्केलेशन था आपके नंबर्स में? देखिए, हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर कंपनी अच्छा करे तो उसके अब बेनिफिट एम्प्लॉइज को मिले, उसका बेनिफिट हमारे शेयर होल्डर्स को मिले, और उसका बेनिफिट हमारे कस्टमर्स को मिले। तो हमने क्योंकि पिछले साल अच्छा किया, इस क्वार्टर अच्छा किया, तो हम ये चाहते थे कि हमारे एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिले, और हमने इसीलिए आप देखते हैं कि हमारा अट्रिशन जो है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट, कुछ 9.8% है, वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट अट्रिशन है हमारा। और तो और हम ग्लोबल बेस्ट प्लेसेस टू वर्क में टॉप 50 में हम आए हैं इंडिया में, फ्रॉम एम्प्लॉय परस्पेक्टिव, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। तो मार्जिन 0.2% ऊपर नीचे इतना तो होगा। यू कांट सॉल्व फॉर, मतलब आप बिल्कुल ऑन द डॉट तो कभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और अगर कोई ऑन द डॉट सॉल्व कर रहा है तो आप लोग को काफी शक होना चाहिए उस पर कि कैसे ऑन द डॉट सॉल्व कर रहे हैं। तो हम अपने मार्जिन से काफी खुश हैं, और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि हमने अपने एम्प्लॉइज को समय पर सैलरी इंक्रीमेंट दिया, और अच्छा वेरिएबल पे भी दिया। ठीक है, मैं आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं मनीष जी वो समझ गया। अच्छा, आगे जाते हुए यहाँ से आपको तमाम मैक्रो फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको डील पाइपलाइन कैसे नज़र आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि कुछ जो लार्ज डील्स हैं वो डिलेड होंगी, उनकी रिप्राइसिंग होगी? डील पाइपलाइन कैसे नज़र आ रहा है आपको यहाँ से? नहीं, लार्ज डील्स तो देखिए, लार्ज डील्स हमेशा टाइम लेती हैं, और मैक्रो कंसर्न्स इधर उधर आती रहती हैं। जब डील टाइम लेगी तो उसमें ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। तो कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई लार्ज डील होने वाली थी और वो नहीं हुई, ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग लार्ज डील्स पे काम जोर शोर से कर रहे हैं, और हमारी पाइपलाइन भी ठीक ही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करें, जिससे कि उसके रिजल्ट्स हमारी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आए। मतलब मैं FY26 का अगर आपसे मैं एक ग्रोथ आउटलुक मांगूं, मेरी सब वेरिएबल सब पॉइंट से बातचीत हो गई आपसे, क्या डबल डिजिट ग्रोथ आएगी लौट के एक बार फिर से? देखिए, मेरी कोशिश और हम लोग सबकी कोशिश ये रहती है कि हम इंडस्ट्री एवरेज से अच्छा करें, हर क्वार्टर इंडस्ट्री एवरेज से अच्छा करें, ये हमारी कोशिश रहती है। और अभी तक हम काफी ईश्वर की कृपा है कि पिछले 8-10 क्वार्टर से हम काफी सक्सेसफुल रहे हैं अपने इस एंडेवर में, और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इन्हीं लाइंस पे काम करेंगे। हमारी टीम अच्छी है। हम ये बड़ा आसान सा बिजनेस है। इसमें अगर आप अपने कस्टमर और एम्प्लॉइज को, इफ यू टेक केयर ऑफ देम,
तो सब कुछ आगे चलता है। हम वही कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज की को अच्छी तरीके से उनकी केयर लें, जिससे कि हमारी ग्रोथ ठीक ठाक इंडस्ट्री से बेहतर। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी प्रश्नों पे बातचीत अपने की, हमसे सभी मुद्दों पे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। जिन से आपकी स्क्रीन पे स्लाइड इन द बैक फुट 100 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ राजेश पालवे जी, बहुत संक्षेप में आपका आउटलुक इस पर। तो स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है, और स्टॉक में अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 815 के नीचे सस्टेन रहेगा, हमें लगता है थोड़ा और प्रेशर देख सकते हैं नियर टर्म में, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति, अगर नीचे में अगर ये मिलता है स्टॉक करीब 760 750 की रेंज में, वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा वापस से बाय करने के लिए। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। और देखिए निफ्टी अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, 3-4 चीज़ें क्रिटिकल हैं। इन्फोसिस एट डे हाई, निफ्टी IT एट डे हाई, रिलायंस एट डे हाई। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक एफर्ट कर रही हैं एक बड़े एवरेज को पार कराने में। निफ्टी का डॉट नोट करके रखिएगा, 20 डे में आता है 25,181 पे, यानी 181 210, ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। निफ्टी डे हाई और कोटक, ICICI बैंक, HDFC बैंक तीनों आके ट्रेड करते हुए डे हाई पर। तो वो जो अंडर परफॉर्मेंस जो पेन निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स दे रहा था, वो प्राइवेट बैंक्स उस प्रेशर को थोड़ा सा अगर आप देखें कम करते हुए, और निफ्टी PSU बैंक इटसेल्फ अगर आप देखें अब थोड़ा अपने सुबह के लॉसेस को कम करता हुआ। राजेश जी, ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड में बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी इन्फोसिस पे ही देने की सलाह रहेगी। ये हमने हमारे क्लाइंट्स के लिए भी इनिशिएट किया है। 1580 का कॉल ऑप्शन बाय करना है इन्फोसिस का, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 44 रुपीज में, और उसके सामने 1640 का कॉल ऑप्शन बेचना है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 16 रुपये 70 पैसे, 17 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। जिस तरीके का मूव इन्फोसिस में अहेड ऑफ अर्निंग देखने को मिला, और सीजनलिटी भी देखे तो जुलाई मंथ इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव होता है। और सीरीज टिल डेट अगर डेटा देखे तो एक म्यूटेड ओपन इंटरेस्ट अभी भी देखने को मिला है। हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइज एलिमेंट अर्निंग्स में आते हुए दिख सकता है, जिस तरीके के डेटा यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और 1600 की जो स्ट्राइक है, वहां पे मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, और 1580 में अनवाइंडिंग ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है अहेड ऑफ अर्निंग और अर्निंग के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव बन सकता है। तो बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट करना है, 1580 की कॉल ऑप्शन बाय करना है, और उसके सामने 1640 की कॉल 16 रुपये 50 पैसे में बेचना है। आपकी कॉस्ट आएगी करीब 28 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस अगर रखना है इसका प्रीमियम का, तो करीब 10 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ पे 50 रुपए के आसपास जब मूव बनता है इस प्रीमियम का, तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करें। ओके 1600 लॉन्ग या 1580 लॉन्ग है, क्या है राजेश जी? 1640 की तो राइट है आपकी। या 1580 लॉन्ग करना है और 1640 शॉर्ट करना है। कितना डेबिट है, नेट डेबिट इसमें? 43 रुपीज में चल रहा है अभी 1580 का कॉल ऑप्शन, और 16 रुपए में बिकेगा हमारा 1640 का कॉल ऑप्शन, तो करीब 28 रुपए के आसपास। हाँ, 27-28 रुपए के आसपास की कॉस्ट आएगी। और स्पॉट अगर क्या तोड़ जाए तो एग्जिट करना है? आई थिंक स्टॉक में स्टॉप लॉस रखना है तो 1555 का स्टॉप लॉस या 1560 का स्टॉप लॉस रखे, अगर वो टूटता है तो एग्जिट करते हैं। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इन दिस पे रखे आपने। यहाँ से मात्र 9 अंक दूर 20 डे में खड़ा है और लेवल बड़ा है। देखते हैं पार होता है कि नहीं होता है। करेंगे चर्चा एक बार फिर से 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।